नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अपनी राज्यसभा का कल गठन चल रहा था और राज्यसभा के गठन के बारे में हमने राज्यसभा गठन चल रहा था और राज्यसभा के गठन के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। अब हम आगे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा की कार्य एवं शक्तियां, अर्थात जिस प्रकार से लोकसभा कार्य करती है उसी प्रकार से राज्यसभा कौन कौन से कार्य करती है, तो उसी को आगे चलते हुए बात करते हैं राज्यसभा की कार्य एवं शक्तियां। तो पहली वही शक्ति है विधायी शक्ति। क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही विधि निर्माण प्रक्रिया में भाग लेती। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संसद जो हमारी व्यवस्थापिका है उसमें कानूनों का निर्माण होता है और संसद का निर्माण लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है। तो राज्यसभा का जिस प्रकार से लोकसभा का मुख्य कार्य विधि यानी कानून का निर्माण करना होता है, उसी प्रकार राज्यसभा का भी मुख्य कार्य विधि निर्माण अर्थात कानून निर्माण करना होता है। तो राज्यसभा में कौन कौन से, राज्यसभा में संघ सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाया जाता है। देखो, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमारे यहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण बंटवारा किया गया है, जो 3 सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। जिसमें मैंने आपको बताया कि संघ सूची के विषयों पर केंद्र कानून बनाता है और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य मिलकर कानून बनाते हैं। अब ये कानून बनते कहाँ पर हैं? राज्यसभा और लोकसभाएं। तो राज्यसभा के अंतर्गत संघ सूची और समवर्ती सूची के जितने विषय होते हैं उन सभी विषयों पर क्या बनाया जाता है? कानून बनाया जाता है। राज्यसभा में विभिन्न प्रकार के साधारण विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। देखिए, राज्यसभा में मैंने आपको बताया था विधेयक के बारे में पिछली बार। तो जो साधारण विधेयक होते हैं अर्थात जो धन से संबंधित नहीं होते हैं, ऐसे सभी विधेयकों का, साधारण विधेयकों को राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और ये सभी जो साधारण विधेयक होते हैं ये सारे अवित्तीय यानी कि धन से संबंधित विधेयक नहीं होते हैं। और साधारण विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के, सरकारी और गैर सरकारी। जिन विधेयकों को मंत्रिपरिषद के सदस्य प्रस्तुत करते हैं वो सरकारी विधेयक, और जिन विधेयकों को मंत्रिपरिषद के अलावा अन्य सदस्य प्रस्तुत करते हैं वो गैर सरकारी विधेयक कहलाते हैं। अगला इसका कार्य है वित्तीय शक्ति। देखो मित्रों, मैंने आपको पिछले क्लास में एक चीज बताई थी कि जो वित्त विधेयक होता, जब लोकसभा कार्य शक्ति चल रही थी तो उसने पढ़ाया था कि वित्त विधेयक को सर्वप्रथम सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा से प्रस्तुत होने के बाद ही राज्यसभा भेजा जाता है। और राज्यसभा उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकती है, ना उसे वापस भेज सकती है, ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। यदि 14 दिन के अंदर उसे पारित ना करे तो 15वें दिन वह स्वतः ही पारित हो जाता है। तो इस कारण वित्त से संबंधित, धन से संबंधित राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं होती। तो सामान्यतः राज्यसभा के पास कोई वित्तीय शक्ति नहीं होती है, लेकिन फिर भी
यह किसी भी वित्त या धन विधेयक को चौदह दिनों तक अपने पास रख सकती है। चौदह दिन बाद वह 14 दिन बाद कोई भी वित्त विधेयक स्वतः ही राज्यसभा से पारित हो जाता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वित्त विधेयक होता है वो सिर्फ और सिर्फ सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, और लोकसभा से प्रस्तुत होने के बाद वो राज्यसभा जाता है, और राज्यसभा उसमें ना तो कोई फेरबदल कर सकती है और ना ही उसे वापस लोकसभा भेज सकती है, और ना ही उसे अपारित अर्थात रोक सकती है। ज्यादा से ज्यादा वो कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन तक। 14 दिन के बाद वह विधेयक स्वतः ही पारित हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वित्त विधेयक से संबंधित राज्यसभा के पास कोई वित्तीय शक्ति नहीं होती है। वह सिर्फ और सिर्फ किसी भी वित्त विधेयक को 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, और 14 दिन बाद कोई भी वित्त विधेयक स्वतः ही पारित हो जाता है। आगे चलते हैं। तीसरा हमारा है निर्वाचन संबंधी शक्ति। देखो, इसमें कोई फेरबदल नहीं है, सेम का सेम जो लोकसभा का है। जिस प्रकार से लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, उसी प्रकार राज्यसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो सारे, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, दोनों के चुनाव में भाग लेते हैं। तो यहां तक नोट कीजिए। आगे चलते हैं चौथी शक्ति पर। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। तो देखो मित्रों, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वो संसद में संपन्न होती है, और संसद में दोनों सदन आते हैं, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। तो राज्यसभा के सदस्य भी संविधान संशोधन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, मतदान करते हैं और उस संशोधन को पास यानी कि पारित करते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है
उसमें राज्यसभा के सदस्य अनुच्छेद 368 के तहत उस प्रक्रिया में भाग लेते हैं और उस संशोधन को पारित यानी लागू करते हैं। जो भी हमारे संविधान में फेरबदल होता है, कानून में बदलाव होता है, नया कानून जोड़ना है, उसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में क्या होता है, संशोधन होता है और इस संशोधन प्रक्रिया में राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अंतिम है कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी शक्ति। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारी जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका हमारी कौन सी होती है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, जबकि वास्तविक हमारी कार्यपालिका कौन सी होती है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को नियंत्रित रखने के लिए राज्यसभा के सदस्य उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव लेकर आते हैं, जैसे काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, इन सभी के माध्यम से वो कार्यपालिका को नियंत्रित रखते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य कार्यपालिका को नियंत्रित रखने के लिए उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तथा विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव यथा काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि को प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए, कार्यपालिका को नियंत्रित रखने के लिए राज्यसभा के सदस्य कार्यपालिका से विभिन्न प्रकार के क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर कार्यपालिका को देने होते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न जो गलत अगर कोई सरकार कार्य कर रही है उस कार्य को रोकने के लिए काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, सरकार को गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव आदि प्रस्तावों को ला करके कार्यपालिका को नियंत्रित रखते हैं। तो ये थे हमारे राज्यसभा की कार्य एवं शक्तियां। अगली क्लास में हम राज्यसभा के जो विशेषाधिकार होते हैं और संसद के कार्य शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।